नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसल को कीट रोगों से बचाने का आसान उपाय है बीज उपचार। करौंदा की बागवानी करें, अधिक लाभ कमाएं। खरीफ फसलों की बुआई का कार्य चल रहा है। अक्सर किसान फसलों की बुआई आनन फानन में बीज को बिना उपचार किए ही कर देते हैं, जिससे बीज और मिट्टी में रहने वाले कीट रोगों से फसल नष्ट हो जाती है। ऐसी फसल से अच्छा उत्पादन लेना तो दूर, बल्कि किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित करना जरूरी है। इस बारे में जानते हैं केवी के जालौर के विषय विशेषज्ञ प्रकाश चंद यादव से। आज अपन बात करेंगे बीजोपचार के बारे में। जैसे बच्चे को जन्म गुट्ठी दी जाती है, वैसे ही पौधों की बीजोपचार एक जन्म गुट्ठी है, जिससे उनका आगे अच्छा लालन पालन पोषण हो सकता है, अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा देखने में आता है कि किसान फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए कई तरह के रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे लागत खर्च बढ़ जाती है और फसल उत्पादन भी कम मिलती है। तो इस तरह की समस्या से किसान कैसे बचे, इस बारे में जानते हैं। तो अभी जब जैसे खरीफ का मौसम चल रहा है, तो इसमें बीजोपचारित बहुत महत्व है, क्योंकि खरीफ ऋतु में वातावरण में तापमान के साथ साथ आर्द्रता बनी रहती है, और आर्द्रता तापमान जब ज़्यादा रहते हैं दोनों, तो फफूंदनाशक रोगों का ज़्यादा प्रकोप होता है। आज के समय में खेती में लागत को कम करने के लिए कई उपायों को समय पर अपनाना आवश्यक है, जिसमें एक है बीज उपचार, जो बहुत ही कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। और अब बात आती है कि किसान फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए बीजों को उपचारित किस तरह से करे, इसकी सही विधि क्या है, इस बारे में जानते हैं। बीजोपचार का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें FIR मतलब पहले फंजीसाइड से उपचारित करो, फिर इंसेक्टिसाइड से करो, फिर राइजोबियम कल्चर से करो। कुछ ऐसी फसलें होती है बिना दाल वाली फसलें, जिनमें राइजोबियम नहीं लेते, तो उनमें आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से उपचारित कर सकते हैं। मूंग की फसल में पहले अपन फंजीसाइड जैसे कि थायरम से उपचारित कर सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड में अपन इनको उपचारित करने के लिए अपन पिप्रोनिल ले सकते हैं। पिप्रोनिल जो लिक्विड आता है, या इमिडाक्लोरपिड लिक्विड आता है 600 FS, उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। इसी के साथ साथ जैसे कुछ किसान भाई मूंगफली उगा रहे हैं, तो मूंगफली उगाने वाले किसानों को भी ये सलाह दी जाती है कि वो इसी तरीके से बीज उपचार करें। थायरम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थायरम के अलावा जो कीटनाशक दवाई है इमिडाक्लोरपिड 600 FS, उससे बीज उपचारित करें, तो आने वाले टाइम में उनके ज़मीन में जो कीड़े लगते हैं उनसे बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी खरीफ की जैसे बाजरा हुआ, तो इन जैसे मैं बता रहा हूँ, बीजोपचार करने से काफ़ी फायदे हैं। अगर आज अपन बीजोपचार करते हैं, तो आगे जाके अपन पौधों को बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं, और उसमें होने वाले खर्च जब बचेगा तो किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इसलिए बीज उपचार को हमेशा ही महत्व दिया गया है। तो ये बीज उपचार करें और अधिक मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के फायदे अनेक हैं, जो इस प्रकार से हैं। खेत में बीजों का समान अंकुरण होता है, खेत में पौधों की संख्या उचित रहती है, फसल रोग और कीटों से मुक्त होती है, फसल से अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार मिलती है, फसल उत्पादन में लागत कम लगती है और फायदा अधिक होता है। आमतौर पे देखा गया है कि किसान भाई जैसे जैसे बताते वैसे करते हैं, लेकिन कई बार गलती हो जाती है। तो बीजोपचार में प्रमुख सावधानियां कौन कौन से रखें? एक तो बीजोपचार में सबसे पहले किसान भाई अपनी खुद की सुरक्षा करें। उसके लिए पहले अपने हैंड ग्लोव्स मतलब दस्ताने पहने, मुंह पे मास्क लगाएं, और बीजोपचारित करते समय खाने पीने की चीज़ों से दूर रहे, और उस दौरान बच्चों को भी आसपास नहीं आने दें। बीजोपचार जैसा तरीका बताया FRI सिस्टम, उसके हिसाब से करें। और फसल के जैसे ही अपन फसल बोएंगे, उसके तुरंत पहले भी बीजोपचार अपन कर सकते हैं।
बीजो कई बार एक किसान ये होता है कि बीजोपचार 5 दिन पहले कर लेता है और बुआई 5 दिन बाद में करता है, तो वो गलत तरीका है। 1 दिन पहले आप बीजोपचार करके रख सकते हो या कुछ घंटों पहले रख लो। इस सबसे बढ़िया है कुछ घंटों पहले बीजोपचार करके और हाथों हाथ बुआई करो, जिससे नुकसान होने की संभावना कम होती है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने में आती हैं और इन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोंटू। इस बीमारी से ग्रसित पशुओं का समय से टीकाकरण और इलाज नहीं कराने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो पशुपालक इस बीमारी से पशुओं का बचाव और उपचार कैसे कराएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर पीपी सिंह। आज मैं आपको पशुओं में होने वाली गलघोंटू बीमारी, उसका लक्षण, उपचार एवं बचाव से संबंधित संक्षिप्त में जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि थोड़े ही समय बाद बरसात शुरू हो जाएगी और बरसात के समय पशुओं में गलघोंटू रोग बहुत तेजी से फैलता है। हमारे अनेक किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन उनके कुछ पशुओं में गलघोंटू या खुरका रोग आ जाता है, जिसका यदि समय रहते उपचार नहीं कराया गया तो रोगी पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इस रोग के लक्षणों की पहचान कर इलाज कैसे कराएं, आइए जानते हैं। तो इस समय अपने को पशुओं को गलघोंटू रोग से बचाने हेतु कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, गलघोंटू रोग पशुओं में जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जिसको कि अंग्रेजी में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या एचएस नाम से जाने जाते हैं। ये पास्चुरेला, बुवेलोसेप्टिका और बोवीसेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग में जो सबसे प्रमुख चीज़ें हैं वो इसके लक्षण होते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि पशु को बहुत तेज़ बुखार आता है। ये बुखार 103 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। पशु के आँख से पानी आने लगता है, आंसू समझ लें आप। दूसरा, नाक से पानी आता है, मुंह से लार आती है, आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और इसके बाद में कई बार ये होता है कि पशु को दस्त भी लग जाते हैं। तो ये सामान्य लक्षण है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है वो ये होता है कि पशु की गर्दन में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण पानी भरने लगता है। उस पानी की वजह से शुरू की अवस्था में बीमारी में यदि हम देखें तो गर्दन के पास में कान ले जाकर अगर सुनने का प्रयास करें तो सांस के मार्ग में बाधा उपलब्ध होने के कारण उसमें खर्र खर्र की या घर्र घर्र की आवाज़ आती है। उस आवाज़ के आने के कारण इस रोग को घुरेरा, घुर्रका आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। होता क्या है कि जब सांस की नली में गर्दन में पानी भरता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसी अवस्था में यदि पशु को अपन 24 घंटे के भीतर उपचार उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इसमें पशु की मृत्यु होने की पूरी संभावना हो जाती है। बीमारी होने की संभावना किसमें ज़्यादा है? 2 साल से कम उम्र के जो पशु होते हैं उनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है और उनके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन 2 साल से बड़े उम्र के पशुओं में भी ये बीमारी हो सकती है। किसान भाइयों, यदि आपका पशु गलघोंटू या खुरका रोग से ग्रसित हो गया है तो इस रोग को अन्य पशुओं में फैलने से कैसे रोकें तथा ये रोग आपके पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। जो गलघोंटू रोग है उसमें कुछ अपन सामान्य सावधानियां ये भी रख सकते हैं कि एक तो पशुओं को यथासंभव गर्मी से बचाने का प्रयास करें। दूसरा ये है कि रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। उसके बर्तन है, उसको दिए जाने वाला दाना चारा, सारी चीज़ें अलग कर देनी चाहिए और उस बीमार पशु को अलग से अपने को प्रबंधन करना चाहिए। अन्य स्वस्थ पशुओं के साथ इसको मिलाना नहीं चाहिए। टीकाकरण करते समय भी कुछ सावधानियों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक तो टीका कोल्ड चेन में अपन मेंटेन करते हैं। मतलब ये है कि जहाँ से टीका मैन्युफैक्चर होता है और जब तक पशु को लगाया जाता है तब एक कोल्ड चेन या शीत संग्रहण की एक पूरी श्रृंखला रहती है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि टीके की कोल्ड चेन को बाधित करें। दूसरा क्या है, टीकाकरण का जो समय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अपने को जो टीकाकरण का उत्तम समय है दिन के ठंडे समय में करें, जैसे कि सुबह बहुत जल्दी टीकाकरण करा लें 7-8 बजे तक और शाम को 5-6 बजे के बाद जब मौसम ठंडा हो जाए उस परिस्थिति में अपन टीकाकरण कराएं। वर्षा पूर्व टीकाकरण का एक सिद्धांत होता है। उसमें क्या होता है कि बरसात से पहले शासकीय पशु चिकित्सालय में इस बीमारी की टीका या वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। ये वैक्सीन 2 से लेकर 5 रुपए की मामूली रसीद के खर्चे पर सरकारी पशु चिकित्सकों द्वारा या AVFO जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी होते हैं उनके द्वारा गांव-गांव में जाकर पशुओं को लगाए जाते हैं। और ये जो टीका है वो आपका सबकुटेनियस या
त्वचा के नीचे लगाया जाता है। तो इस टीके को अपन लगवा लें। टीकाकरण कराने के बाद में हमारा पशु ये मान के चलें कि निश्चित रूप से लगभग 1 साल के समय तक इस रोग से बचा रहेगा और इस रोग होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में बागवानी के अंतर्गत अब किसानों का रुझान करौंदा की खेती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि करौंदा औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ इसकी बागवानी कम पानी में हो जाती है और किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान करौंदा की बागवानी करना चाहते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। करौंदा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आमतौर पर घरों में इससे चटनी, मुरब्बा और अचार बनाया जाता है। यह औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो यह समय इसकी बागवानी के लिए अच्छा है। यह लगभग सभी तरह की मिट्टियों में लगाई जा सकती है। कई किसान तो इसे खेतों की मेड़ों पर भी लगाते हैं। झाड़ीदार और कांटेदार होने के कारण अन्य फसलों की सुरक्षा होती है। इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि इस प्रकार हैं। इसकी रोपाई के लिए सबसे अच्छा होता है कि गड्ढों की खुदाई गर्मी में ही कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए हैं तो इस समय भी गड्ढा खोद सकते हैं। अगर बाड़ के रूप में लगाना चाहते हैं तो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी 3 मीटर रखें और बाग के रूप में लगाना चाहते हैं तो लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी 3 मीटर रखें। गड्ढे की गहराई 1.5 फीट और चौड़ाई भी 1.5 फीट रखें। गड्ढा खोदकर 10 दिनों के लिए छोड़ दें। खुदाई के समय यह ध्यान दें कि ऊपरी आधी मिट्टी एक तरफ और नीचे की आधी मिट्टी एक तरफ रखें और 10 दिनों बाद ऊपरी मिट्टी में 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिलाकर पहले भरें। उसके बाद निचली मिट्टी में सिंगल सुपर फॉस्फेट 500 ग्राम और 20 ग्राम फॉरेट या कार्बोफ्यूरॉन मिलाकर ऊपर भरें और फिर 1 या 2 बारिश के बाद रोपाई का कार्य करें। जहां तक पौधों की उपलब्धता की बात है तो इसके पौधे सरकारी और निजी नर्सरियों में आसानी से मिल जाते हैं। रोपाई की बात की जाए तो पहले से तैयार किए गए गड्ढों में पौधों के अर्थबाल के बराबर गड्ढे बनाकर रोपाई कर दें। उसके बाद बहुत हल्की सिंचाई कर दें। इस प्रकार कम देखरेख में ये पौधे बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसमें किसी तरह के कीट बीमारियों की समस्या भी नहीं आती है और 5 साल बाद से इन पौधों में फल आना शुरू हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बसेरी, जिला करौली के रुद्र प्रताप ने। आपने खारे पानी में सब्जियां उगाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हम जो पोलिया उसमें सब्जियां उगाने का जो प्रयोग कर रहे हैं वो उसमें हमने शुरुआत में 2015 में हमने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत में हमने टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च इन तीनों सब्जियों के साथ में हमने प्रयोग शुरू किया था। उसके बाद में हमने 2018 के बाद में हमने सिर्फ टमाटर के ऊपर ये प्रयोग शुरू किया। हमारा उद्देश्य ये था कि एक किसान के पास जिसके पास पानी भी खारा है, ज़मीन खराब है, लवणता है, क्षारीयता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या एक किसान इस तरह का छोटा पॉली हाउस लगाकर उसको अपने आजीविका का एक साधन बना सकता है, उसमें क्या एक सफलतापूर्वक कोई सब्जी या कोई फसल ले सकता है। तो हमने जो प्रयोग किया इनके परिणाम जो मिले हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इस प्रयोग में हमने 3, 6, 9 विद्युत चालकता के 3 तरह के लवणता के पानी हमने लिए हैं, जिस पानी को हम सिंगल ड्रिप लाइन और डबल ड्रिप लाइन, यानी एक बेड के ऊपर सिंगल ड्रिप लाइन है और दूसरी 3 बेड है उनके ऊपर डबल ड्रिप लाइन है।
किसान भाइयों, टमाटर की फसल में सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का उपयोग किया गया है। इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधों का विकास तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ पानी की भी बचत होती है। और इसको बेड को हमने प्लास्टिक मल्च से भी हमने कवर किया है। तो इसमें आधा बेड प्लास्टिक मल्च से कवर किया हुआ है और आधा बेड खुला है। तो हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो पानी दे रहे हैं सेलाइन वाटर तो है ही है, इस सेलाइन वाटर को भी हम कितना किफ़ायती से सब्जी के लिए काम में ले सकते हैं। यानी कि अगर सिंगल ड्रिप लाइन से ही हमारा उतना उत्पादन आ जा रहा है जो डबल ड्रिप लाइन से आ रहा है, तो हमारा खर्चा बचेगा। और फिर जो प्लास्टिक मल्च है, उस प्लास्टिक मल्च के उपयोग से क्या हमारा और पानी बच सकता है या कुछ जो हमारा फल आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। तो इस तरह से हमने ये काम शुरू किया है। तो जो परिणाम आ रहे हैं उनके आधार के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो ड्रिप लाइन है, डबल ड्रिप लाइन और सिंगल ड्रिप लाइन, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया कि भाई डबल ड्रिप लाइन में कुछ ज़्यादा उत्पादन हुआ हो। बहुत ही कम अंतर दोनों उसमें आया है। तो हम अगर सिंगल ड्रिप लाइन से भी अगर दो पंक्ति जो है अगर हम टमाटर के लगाते हैं, तो उससे भी हम अच्छा उत्पादन उसका ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं प्लास्टिक मल्चिंग क्या है। खेत में लगे पौधों की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरह से ढकने की प्रणाली को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। तो यह फसलों में किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं। जो प्लास्टिक मल्च है, प्लास्टिक मल्च से हमारा पानी का बचाव होता है। यानी कि जैसे हम बिना प्लास्टिक मल्च कवर के जो हमारे बेड हैं, उसमें हम 3 से 4 दिन में एक बार सिंचाई करते हैं। उसी प्रकार हम अगर मल्च वाली बेड की बात करें तो उसमें हम 7 से 8 दिन में एक बार सिंचाई करते हैं। तो इससे हमारा पानी का बचत काफ़ी होता है। जो सेलाइन वाटर दे रहे हैं, लेकिन सेलाइन वाटर को भी अगर हम किफ़ायती से यूज करें तो हम कम पानी में भी उसका अच्छा उपयोग उत्पादन के लिए कर सकते हैं। साथ ही जब हम लवणीय पानी जब दे रहे हैं, लगातार अगर हम लवणीय पानी देंगे तो जो बेड है उनमें पहले साल में थोड़ा लवणता कम डेवलप होगा और दूसरे साल में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने प्रत्येक बेड के नीचे 60 से 70 सेंटीमीटर की गहराई पर ड्रेनेज पाइप डाला है। उस पाइप में हमने क्या किया है कि जो 4 इंच का पाइप है उसको हमने ऊपर का आधा भाग जो है उसमें छेद बना दिए हैं, लगभग 6 मिलीमीटर के उसमें हमने होल बनाए आधे पाइप में, और उनको 60 से 70 सेंटीमीटर के ऊपर स्टार्टिंग से एंड तक उनको गहराई में लेवल करके दबा दिया है। और उसके बाद जैसे ही हमारा ये सीजन ख़त्म होगा, यानी कि एक क्रॉप का सीजन ख़त्म हो जाएगा, जैसे अभी हमारा मई तक चलेगा ये, और उसके बाद में हमें ये लगेगा कि भाई अभी जो है मिट्टी की लवणता वो बढ़ गई है, तो उन लवणों को निक्सालन द्वारा यानी लीचिंग के द्वारा बाहर निकालने के लिए हमने वो पाइप दबाए हैं। तो उसको हम जो हमारे पास अच्छा पानी उपलब्ध है, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करके रखते हैं तो वो भी उपलब्ध है, और जो भी हमारे पास अच्छा पानी उपलब्ध है उसको हम इन सभी बेड में पूरा भर देंगे। तो जो मृदा में जो मिट्टी में जो लवण उत्पन्न हो गए हैं तो वो पानी के साथ में घुलकर और वो उन पाइपों के द्वारा वो बाहर ड्रेन हो जाएंगे, यानी कि बाहर वो निष्कासित हो जाएंगे। तो जो पाइप दबाए हैं इसका उद्देश्य ये था कि हम किस प्रकार से इस पॉली हाउस को टिकाऊ उत्पादन के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये हमारी जो टेक्निक है, ये तकनीक है बहुत ही सफल हुई है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।